हमारा अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी, माइकल फैराडे ने किया। इसके बाद से ही इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई। ये जो आज हमारे घरों तक सस्ती बिजली पहुंच रही है, वैसे तो हमें महंगी लगती है, लेकिन जब ये फिनोमिना इजाद नहीं होता तो बिजली बहुत महंगी थी, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सिर्फ बैटरी से बिजली मिलती थी। वैसे बिजली, बैटरी आप देख लें आज भी उसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन है और वो कंटिन्यूस सप्लाई नहीं है। अभी तो हम बैटरी चार्ज कर लेते हैं ना, किससे चार्ज करते हैं? बिजली से ही। बिजली थी ही नहीं, मतलब ये जो हमारे घरों में बिजली आ रही है ये नहीं है, ये नहीं है। आपने बैटरी ली, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, पता नहीं कुछ ज़माने में कोई ना कोई तरीका, क्या पता चार्ज करने का हो ना हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब नहीं था तो बस बैटरी गई। तुम भी बन जाओ ना कायदे आज़म, ठीक है। तो वो बातें दूर की बातें, कायदे आज़म के दौर में बिजली थी, ये तुम्हें किसने कह दिया? दिए की रोशनी में इस मजबूरी से पढ़ते होंगे। 1820 की बात कर रहे हैं हम, 18वीं 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। तो बहरहाल बैटरी से आपने अगर आज के दौर में भी आप बैटरी ख़रीदें और जब वो डिस्चार्ज हो जाए उसको फेंक दें, तो ये बिजली सस्ती है या महंगी है? महंगी है। हमारे घरों में जो कंटिन्यूस सप्लाई आ रही है ये बैटरी वाली बिजली नहीं है। बैटरी वाली बिजली डीसी होती है, जो भी हमने पढ़ा। ये हमारे घरों में आ रही है एसी। तो ये एसी जो हमारे घरों में आ रही है ये माइकल फैराडे का मरहून मिन्नत है, और माइकल फैराडे की वजह से ही मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर बने, वरना ये चीज़ें नहीं बनती तो इतने सारे काम जो दुनिया में हो रहे ये नहीं हो रहे होते। अब क्या किया माइकल फैराडे ने? इस चैप्टर के शुरू में हम पढ़ चुके हैं कि करंट क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। किसी कंडक्टर में से करंट गुजरे तो इसके गिर्द क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। करंट किसकी वजह से होता है? ईएमएफ की वजह से या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अब फैराडे ने सोचा क्या इसका उल्टा मुमकिन हो सकता है कि नहीं? यानी क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें और करंट ले लें, बैटरी की ज़रूरत नहीं है। सही है। हमने पढ़ा कि करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। इसका उलट क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे करंट। यही सवाल माइकल फैराडे ने सोचा अपने जहन में कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि उल्टा कर दें काम, मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करें। उसके लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले फ्लक्स रिवाइज कर लें। फ्लक्स का उसके एक्सपेरिमेंट में रोल है। चैप्टर 12 में हमने पढ़ा था फ्लक्स, वही समझे, रिवीजन है दोबारा। क्या था फ्लक्स? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एरिया। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया डॉट प्रोडक्ट, और मैग्नेटिक फ्लक्स ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन मल्टीप्लाई बाय एरिया। डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो ये क्या हो जाता है? ई ए कॉस थीटा ए बी ए। देखिए ये कहाँ से आया, इसी को हमने एक्सप्लेन किया। फर्ज करें भाई हमारा इधर नॉर्थ पोल है, उधर साउथ पोल है, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है हमारी? इसकी डायरेक्शन में मैंने एक एरिया रख दिया परपेंडिकुलर, ये वो एरिया है, ये एरिया मैंने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सही है। इसमें से मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी? पास होंगी। ऐसे ही होगा। तो जितनी लाइनें इसमें से गुजर रही हैं वो क्या है? मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये आपको समझाने के लिए मैंने फर्ज किया इसमें से 2 लाइनें गुजर रही हैं, तो मेरा फ्लक्स क्या है? 2। अच्छा, मैंने फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दी, यही रीजन है, यही रीजन, लेकिन मैंने बी बढ़ा दिया। एरिया वही है, एरिया मैंने बी बढ़ा दिया। अब जब मैंने बी बढ़ाया तो इसी एरिया में से 1 2 3 4 लाइनें गुजर रही हैं, तो मेरा फ्लक्स कितना हो गया? 4। इसका मतलब है फ्लक्स डिपेंड करता है किस पर? मैग्नेटिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर। फिर मैंने एक और वेरिएशन की, मैंने फील्ड अगेन यही रहने दी, मैंने एरिया बढ़ा दिया।
क्या बढ़ा दिया मैंने? एरिया बढ़ा दिया। अब मैंने देखा और ज़्यादा लाइनें गुजर रही हैं, इसका मतलब है फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड करता है, एरिया की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये फील्ड और एरिया के दरमियान जो एंगल बनता है उसके कॉस पे भी डिपेंड करता है। एरिया याद है मैंने समझाया था कैसे होता है, एरिया का जो वेक्टर होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ये एरिया है ना, ये एरिया तो या तो वेक्टर इधर है या तो वेक्टर इधर है, वेक्टर यूँ, एरिया यूँ है, या तो वेक्टर इधर है या तो वेक्टर, तो हम कौन सा वेक्टर लेंगे? जो फील्ड की डायरेक्शन में होगा, जो फील्ड की। अब ये फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड इस डायरेक्शन में जो मेरी उंगलियां हैं, और जब मैंने एरिया को यूं पकड़ लिया तो वेक्टर एरिया भी इसके बाहर है, तो ये फील्ड और मेरा एरिया क्या हो गया? एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अब जैसे जैसे मैं इसको घुमाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इस एरिया को क्या करता जाऊंगा? घुमाता जाऊंगा, ये एंगल क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरा एरिया यूं हो जाएगा, एरिया यूं हो जाएगा तो फील्ड इस के अंदर से नहीं गुजर रही, सही है। अब फ्लक्स इधर है और फ्लक्स इधर है, लेकिन इसके थ्रू नहीं है, इसकी सरफेस को हो सकता है टच कर रहा है लेकिन इसकी सरफेस में से गुजर नहीं रहा, तो इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये फील्ड है, अब ये एरिया हो गया, एरिया परपेंडिकुलर हो गया, एंगल क्या बन गया? 90। तो cos 90 क्या होता है? जीरो। तो इसलिए हम कहते हैं जब एंगल चेंज होता है तो हम cos लेंगे एंगल का, साइन नहीं लेंगे, टेंजेंट नहीं लेंगे, क्योंकि इस केस में क्या गुजरेगा? मैक्सिमम, इस केस में क्या गुजरेगा? मिनिमम, जीरो। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता ये चलता है कि फ्लक्स तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया पर, और फील्ड और एरिया के दरमियान जो एंगल होता है उसके कोसाइन पर। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं दोनों का, ठीक है। तो ये फ्लक्स है। अब ये याद रख लीजिएगा, फ्लक्स तीन तरह से चेंज हो सकता है, फील्ड चेंज कर दें, एरिया चेंज कर दें, या एरिया की को घुमा दें, एरिया को घुमाएंगे तो एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आएगा, उतारने से। हमारे पास जो बार मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट, ये बुक में भी उसकी डायग्राम बनी हुई है, चैप्टर 14 में, पहले भी देखी थी, याद है? कौन से पेज पे, या है भी कि नहीं है? ये रही पेज नंबर 118 पे ये डायग्राम बनी हुई है, परमानेंट मैग्नेट या बार मैग्नेट। और लेला मजनू, सानू भी लिफ्ट करा दो भाई, हम भी खड़े हैं राहों में। कुत्ते की दुम जो है वो सुधरती नहीं है ना, कुछ भी बोल दूं मैं वो टेढ़ी रहती है। और कभी मेरी बात सुन लो यार, पढ़ने आते हो, क्या करने आते हो? घूरते रहना एक दूसरे को बाहर जाके पता नहीं लेला कौन है मजनू कौन। अच्छा, तो ये नॉर्थ पोल से फील्ड स्टार्ट होती है, साउथ पोल में एंड होती है। परमानेंट मैग्नेट जो बचपन में खेलते हैं, जिससे हैं मजा आता है, जितना आप नियर होंगे पोल के उतनी फील्ड स्ट्रांग होगी। इस डायग्राम को भी देख लें बुक की। ये नॉर्थ से फील्ड स्टार्ट होती है, साउथ पे खत्म होती है, वैसे तो अंदर भी जा रही होती है। नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, पोल के जितने करीब होंगे उतनी लाइनें ज्यादा होंगी, हम कहेंगे यहाँ फील्ड स्ट्रांग है, सही है, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, डेंस है फील्ड। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, इसी एरिया को अगर मैं ले लूँ, हम लाइनों की तादाद क्या हो रही है? कम। अभी देखिए यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें। मैं सीधा सीधा चल रहा हूँ, यहाँ की कितनी रह गई? 2। तो जैसे जैसे मैं दूर जाऊँगा पोल से, फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, या नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फील्ड क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी। यही चीज़ मैंने लिखी है, ये भी हमें दरकार है इंडक्शन को समझने के लिए। फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द पोल्स, एज वी मूव अवे फील्ड स्ट्रेंथ और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीजेस। और उल्टा क्या होगा? जब हम करीब आएंगे तो फिर फील्ड क्या होगी? स्ट्रांग होगी। जब दूर जाएंगे तो फील्ड क्या होगी? वीक होगी पोल के, और जब पोल के करीब आएंगे तो फील्ड क्या होगी? स्ट्रांग। तो अगर मैंने ये मैग्नेट पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, ये नॉर्थ पोल है और ये मैं अपने हाथ के करीब ला रहा हूँ,
तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी, बढ़ेंगी। जब दूर लेके जाऊंगा तो क्या होंगी, कम होंगी। बस यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होगा। डिटेल में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कल ये पढ़ के आइएगा।